मुस्तहन और हाज़रीन मजलिस, सबको मेरा सलाम। साईं ने बात की है कि अभी तो सच बोलें। सच ये है कि सच बोलने की बड़ी सज़ा मैं काट चुका हूँ। मैं तकरीबन 10 साल डीआईजी रहा हूँ और 10 साल मुझे पोस्टिंग नहीं मिली। तो इससे ज़्यादा फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि सच क्या हो सकता है। बात जब हम क्राइम की करते हैं और क्राइम के सोशो पॉलिटिकल डायमेंशंस की बात करते हैं और उसके सोसाइटी पे इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, तो हम शुरू करते हैं थोड़ा इफ़ेक्ट्स पे, फिर उसके बाद आते हैं इसके हल की तरफ के इसका कि असल मसला किस तरह है। जब किसी भी इलाके में क्राइम होता है तो वहाँ पहली जो ख़राबी होती है वो होती है कि उस इलाके की इक़्तिसादियात ख़राब हो जाती है, कारोबार ठप हो जाते हैं, लोग घरों से निकलना छोड़ देते हैं, शामों शाम लोग घरों में बंद हो जाते हैं। जब उनकी इक़्तिसादियात ख़राब होती है तो उसके साथ साथ उनकी ज़हनी सेहत भी ख़राब होती है। अपने आप को लोग अपने इलाकों में, अपने घरों में, अपने जो उताक हैं या बैठकें हैं वहाँ महसूर और मजबूर समझते हैं। महसूर होके बैठते हैं और मजबूर होते हैं, निकल नहीं सकते। उनको पता है कि अगर वो निकलेंगे तो या तो अगवा हो जाएंगे या कत्ल हो जाएंगे। उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके ऊपर भी बहुत नेगेटिव असर होता है। बच्चों की तालीम ख़राब होती है। उन इलाकों में स्पेशली जो स्कूल्स होते हैं वो भी फंक्शन सही नहीं कर रहे होते। अच्छा, ख़वातीन की तालीम तो खैर तबाह हो ही जाती है, बहुत ज़्यादा हद तक तो ख़वातीन की तालीम पे असर पड़ता है। तो ये सारे जो असरात हैं मुआशरे पे क्यों हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्राइम है। सिंध में अगर हम तारीख़ी तौर पे बात करें तो अगवा बराए तावान तो 70s में शुरू हुआ है, और अगर हम वैसे धाड़ेल फैक्टर, डिक्वाइट फैक्टर की बात करें तो वो तो सदियों से चला आ रहा है। वो आप उसको पहली हुर तहरीक से चेक कर लें, दूसरी हुर तहरीक से देख लें। हम लोगों ने बहुत काम किया और जमील साहब भी उसमें हमारे साथ शामिल रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स के उस ग्रुप के साथ भी। पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से कोई 26 पुलिस रिफॉर्म कमीशंस बनी हैं। उन सब की रिकमेंडेशंस यही हैं कि आप पुलिस के महकमे को एक आज़ाद इदारा बनाएं जो लोगों के लिए काम करे, इसको सरकारी पार्टी के असर व रसूख से निकालें। अच्छा, इन कमीशंस के बाद फाइनली एक पुलिस रिफॉर्म्स ग्रुप बनाया गया था जिसको कमीशन का नाम नहीं दिया गया। ये जनरल मुशर्रफ के दौर में, और ये जब एनआरबी आया था उस वक़्त की बात है। तो उसने जो एक पुलिस रिफॉर्म्स का जो एजेंडा दिया था, उस एजेंडा के तहत हमने एक लेजिस्लेशन करवाई। 1861 पुलिस एक्ट के बाद जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो पुलिस रिफॉर्म्स का जो कानून बना वो 2002 में था, पुलिस आर्डर 2002 के नाम से। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें डाली गई थीं। उसको चूँकि पुलिस ऑफिसर्स ने और सीनियर ब्यूरोक्रेसी ने और कुछ वकुला और जजेस भी उस ग्रुप में शामिल थे, उन्होंने मिलके बनाया था, तो उसमें बहुत सारे सेफगार्ड्स रखे गए थे। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि पुलिस आर्डर फेल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस आर्डर को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। पार्शल इम्प्लीमेंटेशन जब आप किसी भी कानून की करेंगे तो वो अपने नताइज कभी नहीं देगा। ये जो मेरा एसएचओ, मेरा एसपी, मेरा आईजी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है इस मसले को पुलिस आर्डर 2002 ने हल किया था। किस सूरत में किया था कि हमने पैरेलल स्टडीज़ की कि अमेरिकन सिस्टम क्या है, ब्रिटिश सिस्टम क्या है, जापानीज़ सिस्टम क्या है, और दुनिया में बेस्ट पुलिसिंग मॉडल्स जो हैं वो क्या हैं। जब हमने उसके ऊपर काम किया तो फिर उन सबको देख के जो कानून बना था उसमें कॉन्सेप्ट आया था पब्लिक सेफ्टी कमीशंस का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन थे, प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन था और नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन था। और ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अख्तियार है गवर्नमेंट का,
इसको तकरीबन ये समझे कि 90% ख़त्म कर दिया गया था, कंडीशनल बना दिया गया था कि अगर एक अफसर सही काम नहीं करता तो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन उसकी कंप्लेंट करेगा, और जब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन उसकी कंप्लेंट करेगा तो वो कंप्लेंट जाएगी प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन के पास, और प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन उसको इंडिपेंडेंटली इंक्वायर भी करेगा, उस अफसर को मौका भी देगा, उससे भी पूछेगा। और जब प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन मुतमईन होगा कि कंप्लेंट सही है तो फिर उस अफसर का तबादला होगा, चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर नहीं कर सकेगा। तो ये इस तरह का आईजीज़ के लिए भी था, लेकिन इस पे कभी अमल नहीं हुआ। मुशर्रफ साहब के दौर में ये हुआ कि जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन का जो सिलेक्शन प्रोसेस था, सिलेक्शन पैनल्स जो थे, वो इंडिपेंडेंट से निकाल के पार्टीसान कर दिए गए। जहां इंडिपेंडेंट मेंबर्स की सिलेक्शन जो थी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमीशन ने करना था, उसको चेंज करके कभी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अख्तियार दे दिया, कभी चीफ सेक्रेटरी को अख्तियार दे दिया। तो बात फिर वहीं आके खड़ी होती है कि हमारे लोगों की कमिटमेंट नहीं है। अच्छा, जब आप किसी के हाथ पांव बांध के किसी को दरिया में फेंक दें तो भले कितना भी तरना जानता हो वो तैर तो नहीं सकेगा, डूब ही जाएगा ना। तो पुलिस के साथ यही हो रहा है। पुलिसिंग पुलिस को आती है, पुलिस अफसर्स को ट्रेनिंग हुई है और उनको आती है, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जाता। या तो तबादला करा दिया जाता है या सज़ा दिलवा जाती है, प्री मैच्योर ट्रांसफ़र्स हो जाते हैं, पनिशमेंट होती है, पोस्टिंग्स नहीं दी जाती, आउट ऑफ प्रोविंस भेज दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में काम कौन करेगा, ये मसला है। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कश्मीर की और कंदकोट की, जैकबाबाद की, शिकारपुर की, अच्छा वहाँ तो बिल्कुल एक अलग फिनोमेना है। वहाँ ये है कि जो हमारी स्टेट है वो अपने जो फंक्शनरीज हैं उनको ओन ही नहीं करती। कोई पुलिस इनकाउंटर हो जाए, लोगों को पता होगा इधर बैठे हों को, तो जो इनकाउंटर करने वाले अफसर होते हैं उनसे प्राइवेट जरगा किया जाता है, उनको जुर्माने किए जाते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं कि आपने हमारा बंदा कैसे मारा, क्रिमिनल भी था तो कैसे मारा। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी जो फोर्स है वहाँ वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, खौफ में है, डरी हुई है। अल्टीमेटली क्या इसका नतीजा क्या निकला है कि वो सारे के सारे रूलिंग पार्टी के अब वर्कर बन गए हैं। अब आपकी न्यूट्रल इंडिपेंडेंट पुलिस नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल इंडिपेंडेंट पुलिस को तो सरकार सपोर्ट ही नहीं करती। वो किसी एमएनए का बंदा होगा, किसी एमपीए का बंदा होगा, उसी को पोस्टिंग मिलेगी, उसी के ने काम करना है, उसी को सपोर्ट भी उस एमपीए एमएनए की चाहिए। वरना तो शायद अगर वो एमएनए एमपीए के खिलाफ होगा तो डाकू से उस अफसर को मरवा दिया जाएगा, उसकी फैमिली को डिस्टर्ब किया जाएगा। तो ये तो है इशू। अब इसको हल कैसे करें? हल का यह है कि जो सिविल सोसाइटी है हमारी, और हमारी जो लॉयर कम्युनिटी है, हमारी जो मीडिया है, ये लोग आवाज़ उठाएं, दोबारा ओरिजिनल पुलिस ऑर्डर जो है उसको फंक्शनल करें और उसके जो है अपना उसके मुताबिक काम करवाएं, टेन्योर पोस्टिंग्स हों, पोस्टिंग गारंटीज हों। आप हम जब लंदन की बात करते हैं ना, वहाँ कोई पॉलिटिशियन किसी को डिक्टेट नहीं करता, लॉ डिक्टेट करता है। लॉ हमारे पास है, लेकिन हमारे यहाँ लॉ को हेल्ड इन अबेंस रखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज हेल्ड इन अबेंस। इवन तो अब पिछले अगर चंद महीनों की हम बात करें तो प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट वाज आल्सो हेल्ड इन अबेंस। तो ऐसी सूरत हाल में फिर स्टेट नहीं चलती। जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका फंक्शनल ना हो, जब आपकी कोर्ट्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ करा दी जाएं, तो ऐसी सूरत हाल में तो यकीनन खराबी होगी। तो मैं बहरहाल बैठा हूँ इधर, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो शायद मैं ज़्यादा टाइम ले गया हूँ। थैंक यू वेरी मच।